Hello everyone, welcome to the YouTube platform of the Absolute Chemistry. I'm Abhishek. तो जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा, आज का जो टॉपिक है वो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। और आप सबको पता है कि ये बहुत ही एक फंडामेंटल टॉपिक है, ठीक है। कभी भी आप ऑर्गेनिक कहीं भी पढ़ना स्टार्ट करो, चाहे क्लास 10 में स्टार्ट करो, 11 में स्टार्ट करो, आगे चल के कहीं भी स्टार्ट करो, ये सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है वही हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि ये बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव एंड बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम देखेंगे क्यों इंटरेस्टिंग है, कैसे इंटरेस्टिंग है। तो हमारा भी डिस्कशन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि मतलब क्यों हमें ये जो टॉपिक पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वो जानने के लिए मैं पहले आपको एक फैक्चुअल चीज बताता हूँ, ठीक है। वहीं से स्टार्ट करते हैं, एक फैक्ट से। देखो, आज तक हमारा जो नंबर ऑफ डिस्कवर्ड एलिमेंट्स है, सॉरी आई हैव टू पिक अप पेन, या the number of discovered elements are 118 elements, okay. Up to now we have discovered 118 elements। और बाकी आगे हमने जो भी रिसर्च किया तो हमने देखा कि सिर्फ अगर कार्बन का अगर हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ कंपाउंड्स कितने कार्बन के होते हैं, द नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन नोन टू अस इज 3 मिलियन। दैट मीन्स 30 lakhs compounds of carbon, 30 lakhs compounds of carbon, ये हमें पता है। और कितने बाकी हैं हमें वो पता नहीं है, लेकिन अब तक हमें सिर्फ 3 मिलियन का पता लगा है। और जब हमने देखा कि बाकी जो 117 एलिमेंट्स कंप्लीटली थे ना, बाकी जो 117 एलिमेंट्स हैं, उन सबका अगर तुम कंपाउंड को मिला लोगे ना तो इसके आसपास कहीं भी नहीं है। वो बहुत ही कम नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनता है। लेकिन सिर्फ कार्बन अकेले अभी तक हमें जितना मालूम है वो 3 मिलियन, मतलब 30 lakhs कंपाउंड कार्बन फॉर्म मतलब करता है। तो यही से वो फंडामेंटल क्वेश्चन आता है जो कि मैंने लिखा भी है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको मेंशन भी किया है। दिस इज द क्वेश्चन, व्हाई डज कार्बन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स। और यही हमें डिस्कस करना है। और मुझे पता है आपको आंसर भी पता है, आप सबने क्लास 10 में देखा होगा, क्योंकि आपके सीबीएसई में 2 पैराग्राफ में वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन को एक्सप्लेन किया था। और मैं पूरा गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ कि आपने उसको इतने अच्छे से देखा नहीं। और आपको जो आप आंसर दोगे मैंने यहाँ पे लिखा भी है। आप बोलोगे कि कार्बन शोज कोवैलेंसी 4 एंड कार्बन शोज कैटेनेशन पावर, दैट्स इट। आप इतना ही बोलोगे, ये उसका आंसर आपका दोगे। मुझे पता है आप ये क्वेश्चन आपको कोई पूछेगा आप इसका आंसर यही दोगे, तो इसलिए मैंने वहां पे मेंशन किया। तो मैं यहाँ पे आपको क्या एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, मैं आपको यहाँ क्या एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। देखो, पहली बात आप ये समझ गए ना कि हम हमारे पास 118 एलिमेंट्स आज तक हमने डिस्कवर किया है। लेकिन कार्बन का अगर सिर्फ सिर्फ एक एलिमेंट दैट इज कार्बन, उसका अगर नंबर ऑफ कंपाउंड्स तुम देखोगे दैट इज 3 मिलियन। बाकी 117 एलिमेंट्स का अगर कंबाइन करके देखोगे तो उसके आसपास कहीं भी वो नहीं है। तो ऐसा क्यों, मतलब व्हाट, ऐसा कार्बन में क्या है कि वो केमिकल वर्ल्ड का द मोस्ट एलिजिबल बैचलर बन चुका है? क्या है, मतलब उसमें ऐसा क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछ के उसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आप जो जानते हो वही मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उसको थोड़ा सा फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ के आपको थोड़ा सा वो क्लैरिफाई करूंगा आपके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो चलो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि आप पहले से जानते हो, अबाउट द कोवैलेंसी, ओके। किसी को भी पूछोगे वो बोल देगा कि कार्बन का कोवैलेंसी 4 शो करता है, ओके। आप भी बोल दोगे, यही तो मैंने लिखा भी है, बिकॉज आपने क्लास 10 में ये आपको पता है ना। तो लेट्स, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कैसे होता है, कार्बन कैसे कोवैलेंसी शो करता है 4। तो आप बोलोगे अरे यार ये भी कोई क्वेश्चन हुआ। देखो, कार्बन 6, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो उसका हो गया 1s2 2s2 2p2, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये उसका वैलेंस सेल है, सेकंड सेल उसका वैलेंस सेल है, तो उसका 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम ड्रॉ करोगे तो तुम कुछ इस तरह से ड्रॉ करोगे, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे डालोगे, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालोगे। सब बेसिक चीजें हैं, बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ा है तो आप जानते हो ये सब चीजें। तो मैं बोलूंगा अरे तुमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया है उसके हिसाब से तो मतलब कोवैलेंसी 4 नहीं हो रहा है ना। तुम बोलोगे अरे सर तुम थोड़ा वेट तो करो, हमें कंप्लीट तो करने दो ना। तुम बोलोगे देखो ये उसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन था, अब हम जो करेंगे वो उसका एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसके लिए वो
अपना जो कोवैलेंसी वो 4 शो करता है। कैसे? आप बोलोगे ये वाला जो 2s का इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट हो जाएगा और जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया। हाँ, मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर दूंगा। हाँ, तो आप बोलोगे तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ से वो आराम से कोवैलेंसी 4 शो करेगा। मैं बोलूंगा वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं बोलूंगा अगर कोवैलेंसी 4 शो कर भी रहा है, अगर कोवैलेंसी 4 शो कर भी रहा है तो इसमें क्या हो गया? आप बोलोगे कि यार कोवैलेंसी 4 शो कर रहा है मतलब वो एक साथ 4 बॉन्ड बना सकता है, जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उतना ज्यादा बड़ा कंपाउंड वो बना पाएगा। वेरी गुड, ये भी आपका लॉजिक ठीक है। तो मेरा जो फंडामेंटल क्वेश्चन आपको ये है कि आप बोल रहे हो कि कार्बन का कोवैलेंसी 4 है तो इसलिए वो ऐसा प्रॉपर्टी शो करता है। मैं बोलूंगा फास्फोरस तो कोवैलेंसी 5 भी शो करता है, फास्फोरस अपना वैलेंसी 5 शो करता है। अगर आप बोलो कार्बन का वैलेंसी 4 है तो मैं बोलता हूँ फास्फोरस का वैलेंसी 5 है, तो फास्फोरस क्यों नहीं करता? व्हाई नॉट फास्फोरस? ऐसा कार्बन में क्या हो गया कि कार्बन ही करेगा बट फास्फोरस नहीं करेगा, या नहीं करता है ना? हमको पता है कार्बन सिर्फ कर रहा है, फास्फोरस नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है? ये मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन है। आप इसको मुझे एक्सप्लेन करो। थोड़ा आप सोचना, अगर पॉज करके आपको सोचना है। देखो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करता हूँ, मैं कैनवस को क्लियर कर देता हूँ और एक हम लोग आराम से करेंगे क्लियर कैनवस। ओके, हाँ, सो लेट मी जस्ट पिक अ पेन, ऑरेंज, लेट मी पिक अनदर कलर, या ओके, लेट्स डू। एक तरफ मैं कार्बन का एक्सप्लेन करूंगा, दूसरे तरफ मैं फास्फोरस का एक्सप्लेन करूंगा। देखो कार्बन का अगर तुम वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करोगे दैट विल बी 2s2 2p2। अगर तुम फास्फोरस का ड्रॉ करोगे वो कहाँ पे है? फास्फोरस कहाँ पे है? वो नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, तो यहाँ पे तुम अगर ड्रॉ करोगे इट विल बी 3s2 3s2 3p3 एंड 3d0। ठीक है, बिकॉज डी ऑर्बिटल उसमें वैकेंट, ये आपको पता है। चलो ड्रॉ करो इसका कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया था ना, और ये था ग्राउंड स्टेट, ये था एक्साइटेड स्टेट, ये था एक्साइटेड स्टेट। और अगर तुम फास्फोरस का ड्रॉ करोगे तो ये उसका ग्राउंड स्टेट होगा, ये उसका ग्राउंड स्टेट होगा, और ये डी पूरा का पूरा वैकेंट होता है। ठीक है, इसका एक्साइटेड कहाँ होगा? आप बोलोगे ये वाला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे किसी भी एक में जब एक्साइट करेगा तो हम उसका एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ आपके लिए, आप कुछ मत करो, आप बस सुनो। ठीक है, तो आप बोलोगे देखो यहाँ पे वो वैलेंसी 5 शो करता है, यहाँ पे मैं वो वैलेंसी 5 शो करता है। तो ठीक है, मैं आपकी बात मैंने मान लिया कि ठीक है फास्फोरस 5 वैलेंसी शो करता है। तो अब मैं तो मतलब मुझे तो नहीं मालूम ना, आपने बोला कि फास्फोरस देखो इस तरह से 5 वैलेंसी शो करता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक फास्फोरस एटम के पास 5 हाइड्रोजन एटम लेके पहुंच गया कि भाई फास्फोरस तू तो 5 कोवैलेंसी शो करता है, बच्चे बोल रहे थे, चलो मैं तुझे 5 हाइड्रोजन एटम दे रहा हूँ, तू मुझे एक pH5 एक बहुत मतलब आराम से एक pH5 तू मुझे बना के दे दे। ठीक है, तो फास्फोरस बोलेगा कौन पागल तुझे भेजा मुझे मेरे पास? मैं बोलूंगा अरे बच्चे बोल रहे थे कि तू वैलेंसी 5 शो करता है ना, तो मुझे दे दे एक pH5, मैं तो हाइड्रोजन 5 लेके एटम आया हूँ। तो फास्फोरस मुझे बोल रहा है अबे गधे, तू इनपुट मुझे हाइड्रोजन का दे रहा है लेकिन आउटपुट मुझसे फ्लोरीन का मांग रहा है। सुनो ये बात को बहुत अच्छे से सुनो, तू इनपुट मुझे हाइड्रोजन का दे रहा है लेकिन आउटपुट तू मुझे फ्लोरीन का मांग रहा है। मैं उसको पूछूंगा मतलब, वो बोलेगा देख मैं तुझे pH5 नहीं दे पाऊंगा, मैं तुझे pH3 तक दे पाऊंगा, लेकिन अगर तुझे 5 वैलेंसी मेरा देखना है ना, अगर मेरा रौद्र रूप तुझे देखना है तो तू जा और 5 फ्लोरीन एटम लेके आ। चलो मैं वो भी लेके आ गया उसके पास, तो वो बोलेगा तब जाके मैं तुझे PF5 बना के दे पाऊंगा। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, फास्फोरस ने हम पे कर दिया टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड।
तो मैं आपसे यहाँ पूछूंगा कि अरे कार्बन तो ऐसा कुछ नहीं करता, कार्बन को तुम हाइड्रोजन लेके अगर जाओगे तो वो तो मना नहीं करता ना, वो अपना ठीक है, वो CH4 बना के दे देगा आराम से, वो कभी नखरा नहीं करता। लेकिन फॉस्फोरस ऐसा नखरा क्यों कर रहा है? फॉस्फोरस ऐसा नखरा क्यों दिखा रहा है? यही है मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन आपसे। ओके, आपने बोला वैलेंसी 4 शो कर रहा है, मैंने बोला वैलेंसी 5 शो कर रहा है, तो फॉस्फोरस क्यों नहीं दिखाता इस तरह का एक प्रॉपर्टी? और मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया कि फॉस्फोरस PH5 फॉर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन फॉस्फोरस PH3 बना पाएगा, लेकिन फॉस्फोरस PF5 बनाएगा। अब मेरा आज का जो क्लास का जो मकसद है ना, अब स्टार्ट होता है, अब होगा उसका एक्सप्लेनेशन। यही मैं आपको समझाना चाहता था कि क्यों, ठीक है, ऐसा एक्चुअल में उसका जो बिहाइंड द सीन जो मतलब जो कॉन्सेप्ट छुपा होता है ना, वो मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा अटेंशन देना। देखो यहाँ पे देखो, कार्बन के केस में देखो, आराम से वो CH4 दिया। और एक फंडामेंटल क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये उसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ये उसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ये कार्बन का एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ये फास्फोरस का एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अगर तुम देखोगे, अगर तुम देखोगे कार्बन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में वो वैलेंसी कभी भी 4 शो नहीं करता, बिकॉज ये वाला एक ही बॉन्ड बना पाएगा, ये वाला एक बना पाएगा, ये वाला एक बना पाएगा, चाहे कोवेलेंट ना बनाए, चाहे कोऑर्डिनेट बनाए, कुछ भी बनाए। तो मैक्स टू मैक्स 3 ग्राउंड स्टेट में वो मैक्स टू मैक्स 3 कोवैलेंसी शो करेगा, या वैलेंसी शो 3 ही करेगा, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में वो 4 शो करेगा। ये एक चीज आप समझो, ग्राउंड स्टेट में वो नहीं शो कर रहा है, ग्राउंड स्टेट में वो अपना वैलेंसी सिर्फ 3 ही शो कर रहा है, लेकिन एक्साइटेड में 3 या 2, जो भी, आप डिपेंड आप कौन सा बॉन्ड बनाना चाहते हो। फिलहाल आपको इतना शायद कोऑर्डिनेट का आइडिया नहीं होगा, तो आप सोचो कि 4 तो बिल्कुल नहीं बना पाएगा, क्योंकि 4 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 4 नहीं बना पाएगा। तो 4 कब बनाएगा? जब एक्साइटेड स्टेट में होगा। ये आपको समझ में आया? लेकिन उसी तरह से सिमिलरली आपका जो PH3 वो ग्राउंड स्टेट में आराम से बना देगा, PH3 को वो ग्राउंड स्टेट में बनाएगा, ठीक है। फॉस्फोरस PH3 अपने ग्राउंड स्टेट में बनाएगा, बिकॉज यहाँ पे उसको 3 मतलब एक एक 3 ऑर्बिटल में सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो आराम से एक एक हाइड्रोजन के साथ पेयर करके वो बना देगा। लेकिन अगर उसको PF5 बनाना है, अगर उसको 5 को वैलेंसी या वैलेंसी उसका 5 शो करना है, तो उसको जाना पड़ेगा अपने एक्साइटेड स्टेट में। ये समझे, इतना आप समझे, आपके दिमाग में, छोटे बच्चे हो, आपके दिमाग में घुसा है इतना। तो अब एक चीज बताओ, जब मतलब आप अपने लाइफ का एक एग्जांपल ले लो, आपको क्या प्रिफर करते हो? मतलब आपका कोई ऐसा काम करना प्रिफर करते हो जिसमें बहुत ज्यादा आपको एनर्जी मतलब इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या फिर आप चाहते हो कि कोई ऐसा मतलब आराम से हो जाए, अपने आप हो जाए, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े, मेरा एनर्जी बिल्कुल कोई मुझे काम करने की जरूरत ना पड़े, मुझ पे कोई स्ट्रेस ना आए, ये आप चाहते हो? मैं भी चाहता हूँ, हर कोई चाहता है, कार्बन भी वही चाहता है, फॉस्फोरस भी वही चाहता है। कार्बन बोलेगा कि यार मैं तो अपने ग्राउंड स्टेट में हूं, मैं तुम्हारे लिए क्यों, तुम्हारे लिए मैं अपने ये जो इलेक्ट्रॉन को मैं क्यों एक्साइट करूं? तुम एक्साइट इसको करवाने के लिए मुझे एनर्जी दोगे, मैं क्यों एक्स्ट्रा एनर्जी अपने ऊपर लूं? बिकॉज हमेशा याद रखना, केमिकल सिस्टम में जितना एनर्जी वो छोड़ेगा, हमेशा एक केमिकल सिस्टम चाहता है कि वो जितना एनर्जी रिलीज कर दे, अपना अगर एनर्जी वो जीरो कर पाएगा ना, तो वो बहुत खुश हो जाएगा लाइफ में, बिकॉज उसमें उसको स्टेबिलिटी मिलेगा। अगर उसमें एनर्जी होगा तो वो हमेशा, वो चाहे तो वाइब्रेट करेगा, चाहे तो रोटेट करेगा, चाहे तो ये करेगा, चाहे तो वो करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, वो स्टेबल कभी नहीं होगा। लेकिन उसमें अगर एनर्जी नहीं होगा, एनर्जी कम होगा, अगर जीरो हो गया, तो बहुत अच्छी बात है भाई, आराम से वो स्टेबल होके पड़ा रहेगा। और हर कोई यही चाहता है, हर कोई यही चाहता है, जैसे आप चाहते हो कि कुछ ना करो, बेड पे पड़े रहो बस, कार्बन भी वही चाहता है। तो ऐसा कार्बन क्यों प्रीफर करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन, सॉरी, अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करे एनर्जी लेके? क्यों? करना तो नहीं चाहिए उसको, लेकिन कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो हमें CH4 मिल कैसे रहा है? कर तो रहा है ना, क्योंकि हाइड्रोजन ऐसा कोई बड़ा इफेक्ट तो जाके नहीं डालेगा ना, वो तो बेचारा सा एक एटम है, उसमें कुछ नहीं है। तो यही वो कॉन्सेप्ट हमें छुपा है। देखो, अब मैं बताऊंगा आपको रियल कॉन्सेप्ट। देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये वाला हो गया अपना S, ये वाला हो गया P, और ये वाला हो गया D ऑर्बिटल, ये वाला हो गया S, और ये वाला हो गया P ऑर्बिटल। केमिकल बॉन्डिंग में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं
पहले मैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करूंगा, फिर मैं दूसरे, पहले हम ये जो CH4 कैसे बन रहा है उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम बाद में देखेंगे कि क्यों PH5 नहीं बन पाता है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस CH4 को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो हम एक एक्साइटेशन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। एक्साइटेशन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हम पढ़ते हैं। चलो मैं एक कैनवास में इसको ड्रॉ आराम से पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्लियर हो जाए। हाँ, सी। अब हम देखेंगे एक्साइटेशन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो एक एटम ड्रॉ करता हूं मैं। आपको पता है कि बेसिक सा एक चीज में ड्रॉ करूं, जितना मुझे चाहिए बस उतना ड्रॉ कर रहा हूं। एक न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है अंदर, फिर ऐसे s ऑर्बिटल होता है, ऐसे p ऑर्बिटल होता है, और d का थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा होता है। ये सब आप एटॉमिक मतलब स्टेट में आप थोड़ा पढ़े हो। तो हमेशा क्या होता है ना, ये जो न्यूक्लियस होता है इन ऑर्बिटल्स पे थोड़ा अट्रैक्टिव फोर्स वो अप्लाई करेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये जो ऑर्बिटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन रहने का वो स्पेस होता है, तो वो मतलब फंडामेंटली वो नेगेटिव चार्ज होंगे, तो थोड़ा उनपे हमेशा अट्रैक्शन रहता है न्यूक्लियस का। ठीक है, अब देखो ये जो S और P और D, अगर तुम S और P के बीच का जो गैप देखोगे वो बहुत ही लो होता है। सॉरी, गैप, ओके, द गैप बिटवीन NS एंड NP, इनके बीच का जो गैप होता है ना, एनर्जी गैप होता है, वो बहुत लो होता है। लेकिन तुम अगर S और D के बीच का जो गैप देखोगे ना, S और D के बीच का जो गैप देखोगे, या फिर सॉरी ये D, या फिर तुम P और D के बीच में जो गैप देखोगे ना, तुम NS और NP से लेके जो ND तक, D ऑर्बिटल के बीच, इनके बीच का जो गैप है ना, वो बेटा बहुत लार्ज है। द गैप इज वेरी लार्ज। कि ये तुम्हें दिख मतलब देख के पता चला, विजुअली तुम जान सकते हो इस चीज को। तो यहां से दिक्कत क्या होता है, देखो अगर ये जो गैप बहुत जब लो होता है तो उसमें क्या होगा ना, यह इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इधर उधर होता रहेगा। ठीक है, वो ऐसे इधर उधर होता रहेगा, बिकॉज गैप इतना कम होता है। तुम एटॉमिक स्टेट के बारे में बात करो, तुम्हें पता है वो कितना छोटा होता है। तो इतना जो गैप होता है वो इसको आराम से, वो ये जो बैरियर वो ओवरलैप करके वो इधर उधर होता रहता है। लेकिन ये वाला जो बैरियर होता है ना, गैप, इसको वो क्रॉस नहीं करता। तो यहाँ पे आता है कि जब आप कार्बन का जब तुम देख रहे थे 2s2 और 2p2, ओके, यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे जो इस तरह से ये जो वैकेंट ऑर्बिटल था, यहाँ पे जब वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से आया, वो अपने आप एक्साइट हुआ है। वो अपने आप एक्साइट हुआ है, उसपे कोई बाहर का कोई उसमें कुछ उस पे इफेक्ट नहीं है, वो अपने आप एक्साइट हुआ। लेकिन अगर आप फास्फोरस की बात करोगे तो वहां पे क्या हुआ, 3s2 3p3 3d0। तो यहाँ पे जो s ऑर्बिटल यहाँ पे इस तरह से था ना, वो यहाँ पे नहीं आ पाता, बिकॉज उसका गैप बहुत लार्ज होता है। क्यों लार्ज होता है, बिकॉज ये s ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल तक उसको सफर तय करना होता है। वो s ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल तक मतलब सफर तय उसको करना पड़ता है। लाइक एक एग्जांपल देखो, अगर आपको कोई बोलेगा कि आपके घर के सामने एक छोटा सा कोई शॉप है, आपको घर में बोले कि चलो ये थोड़ा सा जाके ले आओ, तो आप क्या करोगे, आप अपने आप पैरों पे चल के जाके आराम से लेके आ जाओगे। लेकिन अगर आपके घर से कोई 50 किलोमीटर दूर कोई मार्केट है, अब वहां से आपको कोई बोलेगा कि कोई सामान जाके लेके आओ, या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ कुछ सामान छोड़ के आओ। सपोज आप चाहते हो कि कोई रिश्तेदार के यहाँ कोई सामान छोड़ के आओ, या आप खुद उस रिश्तेदार के घर जाओगे। सब तो यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। एस ऑर्बिटल आपका होम हो गया और डी ऑर्बिटल आपका रिलेटिव का होम हो गया। तो इसका अगर डिस्टेंस सपोज 50 किलोमीटर हो गया ना, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, क्या आप खुद चल के जाना पसंद करोगे? नहीं, कभी नहीं जाओगे। तो यहाँ पे जाने के लिए आप कोई सॉरी
ये तो मेरे फोटो के पीछे आ गया, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज ये वाला आपका होम हो गया और ये जो डी है ना, ये आपका रिलेटिव का घर हो गया, और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर है। तो अगर आप 50 किलोमीटर डिस्टेंस अगर आपको कवर करना है तो आप डेफिनेटली एक गाड़ी या कुछ भी, किसी में, एक बस में हो गया, किसी में जाओगे, उसमें आपको थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, थोड़ा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ आपके यहाँ प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपको घर के बाहर बस से जाके कोई सामान लेके आना, या फिर साइड वाले जो घर के जैसे चीनी लेने जाते हैं या उनके घर में कटोरी छोड़ने जाते हैं, अगर उस तरह का केस हो गया ना, तो ये कार्बन उसी तरह का शो करता है। अगर ये आपका घर हो गया ना, और ये आपका नेबर का घर हो गया, नेबर होम, और आप यहाँ पे जो चीनी का कटोरी होता है ना, शुगर जब आप लेने जाते हो तो कटोरी फिर वापस करने जाते हो, वही होता है। वहां पे क्या होता है, वो आप अपने आप चले जाते हो, लेकिन रिश्तेदार के घर अगर आप 50-60 किलोमीटर दूर है, वहां पे आप खुद नहीं जा पाते हो। देखो, मेरा इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने का पॉइंट ये है कि आप 11-12 को मैं फोकस कर रहा हूँ, और ये सब चीजें आपके दिमाग में थोड़ा स्टोरी बना के मैं फिट करना चाहता हूँ। तो प्लीज थोड़ा सा आराम से देखो, अगर आपको स्लो लग रहा है आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। यूट्यूब में तो वो ऑप्शन है ना, 1.5 या 1.25, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हो। तो देखो, तो आई थिंक यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि ये अपने आप एक्साइट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये अपने आप नहीं हो पाया, किस कंडीशन में होगा वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो हमेशा याद रखना, जहां पे गैप लो होता है ना, यहाँ पे जब वो एक्साइट होता है, यहाँ पे जब वो एक्साइट अपने आप होता है, इसको हम बोलते हैं फ्री एक्साइटेशन। इसको हम बोलते हैं फ्री एक्साइटेशन। और जहां पे अपने आप एक्साइट नहीं हो पाता है ना, उसको हम बोलते हैं फोर्स्ड एक्साइटेशन। फोर्स एक्साइटेशन। तो कार्बन को कैसा एक्साइटेशन शो करता है, कार्बन शोज फ्री एक्साइटेशन। तो यहाँ पे और एक बहुत अच्छी चीज हमें समझ में आ गया, मैं आपको और एक कैनवस में इसको अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लाइक क्या हुआ, यहाँ पे देखो, आप स्टार मार्क करके इसको आप लिख सकते हो अपने नोट कॉपी में अगर आप कर रहे हो। कार्बन शोज कोवैलेंसी 4 बाय फ्री एक्साइटेशन। बाय फ्री एक्साइटेशन। अगर आपको अभी से कोई पूछेगा कि क्यों कार्बन, मतलब कार्बन का अगर आप कोवैलेंसी 4 आप बताना चाहते हो, तो ये जरूर बताना कि कार्बन शोज कोवैलेंसी 4 बाय फ्री एक्साइटेशन। तो फ्री एक्साइटेशन आप समझे, तो फ्री एक्साइटेशन का फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि कार्बन हमेशा रेडी रहता है, मतलब कार्बन हमेशा इसी स्टेट में रहता है, वो अपने ग्राउंड स्टेट में नहीं रहता कि वो हमेशा वो अपने आप वो एक्साइट होकर रहता है, आराम से वो रहेगा, उसको कोई मतलब जरूरत नहीं है कोई एक्सटर्नल फैक्टर की। तो इसीलिए आप अगर कार्बन के पास आप हाइड्रोजन लेके जाओ, वो बोलेगा ठीक है मेरे पास रेडी है। आप उसके पास फ्लोरीन लेके जाओ, वो बोलेगा हाँ मेरे पास रेडी है। अगर आप ऑक्सीजन लेके जाओ, वो बोलेगा ठीक है मैं 4 को वैलेंसी शो कर दूंगा। कार्बन लेके जाओ, वो बोलेगा हाँ खुद के साथ भी मैं 4 को वैलेंसी शो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन को कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आराम से इस तरह से 4 बॉन्ड बनाने के लिए वो हमेशा रेडी रहेगा, कोई भी आके मेरे से चिपक जाओ। लेकिन फॉस्फोरस के केस में ऐसा नहीं हुआ। फॉस्फोरस के केस में फ्री एक्साइटेशन नहीं हुआ, वहां पे हुआ फोर्स्ड एक्साइटेशन। और मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया कि PF5 जब आप उसको फ्लोरीन दे रहे हो, तभी जाके वो एक्साइटेशन शो कर रहा है। ऐसा क्यों, चलो फिर से मैं ड्रॉ करता हूँ और आपको समझाता हूँ। अब मैं फॉस्फोरस की बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया फॉस्फोरस का न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज, ये एक, ये एक, और ये एक, ठीक है। सपोज ये वाला NS और ये वाला ND, मैं P को ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, P को ड्रॉ में नहीं कर रहा हूँ। ये N-1 का कुछ भी होगा, N-P हो सकता है, अगर 2 हुआ तो सिर्फ P तक मैक्सिमम हो सकता है अगर सेकेंड सेल का हुआ। मेरा मकसद यहाँ पे, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि देखो अट्रैक्शन तो होगा, न्यूक्लियस सबको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन देखो ये दोनों ये जो N
S और Nd ये दोनों उसके आप समझो वैलेंस शेल ये दोनों है। अगर ये दोनों वैलेंस शेल हुआ तो ये वाला जो ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली है तो क्या वो इसको रिपल्शन नहीं करेगा? क्या वो इस पे रिपल्शन नहीं करेगा, ये वाले पे और ये वाले पे भी? लेकिन आपको पता है कूलम्ब्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप पढ़े हो फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक का आपको पता होगा, ये वाला जो रिपल्शन होगा वो ज्यादा होगा क्योंकि उन दोनों के बीच डिस्टेंस कम है, और ये वाला रिपल्शन कम होगा, ये वाला रिपल्शन कम होगा। तो अट्रैक्शन तो हुआ, देखो इसका अट्रैक्शन हुआ लेकिन इस पे रिपल्शन भी हुआ, इसका अट्रैक्शन हो रहा था लेकिन इसमें रिपल्शन थोड़ा कम हुआ। देखो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन ऑब्वियसली कम है ना न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से। न्यूक्लियस में इतने सारे प्रोटॉन मतलब मिल के अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको कुछ इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे तो इतना ज्यादा तो वो रिपल्शन डोमिनेट तो नहीं करेगा। आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप पढ़े हो, तो डोमिनेट करेगा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लेकिन रिपल्शन रहेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा वो ये वाले जो s ऑर्बिटल पे ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू d ऑर्बिटल। ठीक है, तो अगर आप फ्लोरीन को इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या दिक्कत होगा? अगर आप फ्लोरीन को फास्फोरस के अराउंड अगर आप इंट्रोड्यूस करोगे तो क्या इफेक्ट आएगा वो मैं समझा रहा हूं। देखो जब आप फ्लोरीन को लाते हो आप जानते हो कि दिस इज द एलिमेंट व्हिच हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये यहाँ इसमें जो इलेक्ट्रॉन वगैरह होंगे ना, इस वाले में जो इलेक्ट्रॉन, इन सबको वो ले जाएगा, फ्लोरीन सबको ले जाएगा। तो अब उसका जो न्यूक्लियस है, फास्फोरस का जो न्यूक्लियस है, वो चाहेगा कि यार मेरा इलेक्ट्रॉन लेके चला जा रहा है ना, फास्फोरस देखेगा यार मेरा इलेक्ट्रॉन लेके चला जा रहा है, तो उसपे क्या होगा, वो अपना जो पॉजिटिव चार्ज ना वो उसको थोड़ा बढ़ाएगा। आप ये जो कॉन्सेप्ट डेल्टा प्लस का अब थोड़े आगे हम देखेंगे डेल्टा प्लस का, तो वहां पे एक पार्शियल पॉजिटिव, ये कंप्लीट पॉजिटिव नहीं है लेकिन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके चला जा रहा है ना, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ले जा रहा है तो वो भी चाहेगा मैं उसको पकड़ के रखूं। तो वो उसको पकड़ने के लिए अपना जो स्ट्रेंथ है, जो अट्रैक्टिव स्ट्रेंथ है, वो उसको बढ़ाएगा। जब नहीं था वो उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा था, लेकिन जब फ्लोरीन आके उसको खींचने लगा तो उसको काउंटर करने के लिए वो भी उसने भी अपना जो फोर्स है उसको थोड़ा बढ़ाया। तो यही जो फोर्स को उसने बढ़ाया उसको हम डेल्टा प्लस बोले, उसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसको उसने बढ़ाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का बढ़ गया, जब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस का बढ़ गया तो ये वाला जो s ऑर्बिटल था इसमें यहाँ पे ऐसे शो कर रहा हूं, ठीक है, तो इस पे अट्रैक्शन और ज्यादा हुआ और डी पे भी अट्रैक्शन और ज्यादा हुआ, डी पे भी अट्रैक्शन और ज्यादा हुआ। लेकिन डी का इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन लेने की कोशिश करेगा, डी और एस का इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन लेने की कोशिश करेगा। तो ये वाला जो पेनल्टीमेट सेल में ये वाला जो n-1 जो मैं बोल रहा था, वहां का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पे रिपल्शन करेगा। तो ज्यादा रिपल्शन वो इस पे करेगा इन कंपैरिजन टू डी, क्योंकि s ऑर्बिटल उसके पास है तो रिपल्शन s पे इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा कंपैरेटिव टू d ऑर्बिटल। समझ गए? तो इफेक्ट क्या होगा, देखो अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, रिपल्शन कम हो रहा है, तो डी क्या होगा ना, डी क्या होगा, वो थोड़ा ऐसे मूव करने स्टार्ट करेगा, मतलब थोड़ा सा उसको खींचेगा, न्यूक्लियस उसको खींचेगा खींचेगा, लेकिन एस को ना उतने इफेक्टिवली नहीं खींच पाएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन उसको ब्लॉक करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन उसको ब्लॉक करेगा, जितने भी उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो कि आप पढ़े हो शील्डिंग इफेक्ट में, इसको थोड़ा ब्लॉक करेगा, तो ये ज्यादा नहीं जा पाएगा। जितना ज्यादा इसको खींच लेगा इलेक्ट्रॉन डी को, एस उतना ज्यादा नहीं जा पाएगा। तो इफेक्ट में क्या होगा, सपोज इनिशियल में एस और डी के बीच इतना गैप था तो क्या होगा, डी सपोज नया डी यहाँ चला आया होगा, लेकिन ये वाला जो एस होगा वो मैक्सिमम यहाँ तक गया होगा, ठीक है, मैक्सिमम यहाँ तक गया हो। तो यहाँ पे देखो इतना ज्यादा गैप था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, गैप थोड़ा कम हो गया। यही मैं समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, गैप डिक्रीजेस, गैप डिक्रीज हुआ जब हमने फ्लोरीन को, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, आप फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, जो भी थोड़ा डोमिनेट कर पाएगा फास्फोरस को, उसको अगर आप इंट्रोड्यूस करोगे तो डेफिनेटली जो S और D, जो वैलेंस सेल का जो S और D है
उनके बीच का जो गैप होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो फॉस्फोरस था, यहाँ पे इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका था, इस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका था, डी इस तरह से था, ये था एस, ये था पी, ये था डी। पहले क्या होता था, ये वाला इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद मतलब एक्साइट होने के लिए उसको दिक्कत हो रहा था बिकॉज द गैप वाज वेरी लार्ज। बट अब क्या हुआ, ड्यू टू दिस फ्लोरीन, ये जो इफेक्ट हुआ ना फ्लोरीन के वजह से, तो क्या हुआ उसके वजह से एस और डी के बीच का जो गैप था, द गैप बिटवीन एस एंड डी दैट डिक्रीजेस। तो अब क्या होगा, इतना डिक्रीज हो जाता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन वो एक्साइट हो जाता है। तो अगर आप फ्लोरीन को लेके आ रहे हो, मैं और एक कैनवस में थोड़ा सा क्लियरली इसको बता रहा हूं। हाँ, तो क्या हुआ कि जब नॉर्मल केस में क्या था, सॉरी, नॉर्मल केस में क्या था, फॉस्फोरस के लिए ऐसे ही था, यहाँ पे एक्साइट नहीं हो पाता था क्योंकि गैप बहुत ज्यादा था, द गैप वाज वेरी लार्ज। बट जब हमने फ्लोरीन को इंट्रोड्यूस किया तो ये गैप क्या हुआ, ये कम हो गया, तो वो आराम से उसको एक्साइट कर गया। तो ये वाला जो एक्साइटेशन होता है उनको हम बोलते हैं फोर्स्ड एक्साइटेशन, फोर्स्ड एक्साइटेशन। और ये जो फ्लोरीन आया और ये जो एस और डी के बीच का जो गैप था इतना ज्यादा, उसको जो उसने इतना कम कर दिया, एस और डी के बीच ये जो गैप उसने कम कर दिया, ये वाला इफेक्ट को ना, ये वाला इफेक्ट को बोलते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। इसी को बोलते हैं चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी। मैंने थंबनेल में लिखा भी था चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी और मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया। तो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी क्या हुआ, मैं आराम से बता रहा हूँ। चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी क्या है, देखो नॉर्मल जो फास्फोरस एटम था उसमें क्या था, एस और डी के बीच का जो ऑर्बिटल के बीच के जो गैप था वो बहुत ज्यादा था। तो एस ऑर्बिटल अपने आप वो वहां पे एक्साइट नहीं हो पा रहा था, अपने आप वो वहां पे एक्साइट नहीं हो पा रहा था। मतलब कि आपका घर यहाँ था, आपके रिश्तेदार का घर 50 किलोमीटर दूर था, तब क्या हुआ, आप नहीं जा पाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, आपके रिश्तेदार वो वहां पे मतलब रेंट पे रहते थे, लेकिन अब वो अपनी जमीन खरीद के आपके घर के पास, जस्ट आपके 2-3 घर छोड़ के वो वहां पे अपना घर बना लिए। ठीक है, वो वहां पे अपना घर बना लिए। तो अब क्या होगा, आप आराम से खुद ब खुद जा सकते हो, चल के चले जाओगे। जो एग्जाम्पल मैंने दिया था, अब आप पड़ोसी के घर से थोड़ी ना चीनी मांगने जाओगे, अब आप उनके घर से जाके चीनी मांगोगे। तो वही है, पहले क्या था, एस और डी के बीच में गैप बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा कि इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता था। लेकिन जब फ्लोरीन आया, न्यूक्लियस पे एक ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, उसने अट्रैक्ट किया, डी थोड़ा ज्यादा चलाया, एस थोड़ा कम गया। तो उनके बीच का जो गैप था, जो पहले इतना था वो अब इतना हो गया। तो ये जो गैप का जो कम होना, इसी को बोलते हैं चार्ज कॉन्ट्रैक्शन। ओके, इसी को बोलते हैं चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, ये जो गैप का कम होना। ठीक है, तो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन किसके वजह से हुआ, फ्लोरीन की वजह से। एक वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम जब हमने इंट्रोड्यूस कर दिया फास्फोरस के आसपास, तो उसने चार्ज कॉन्ट्रैक्शन शो किया और तब जाके वो फोर्स्ड एक्साइटेशन शो कर पाता है। तो अगर आप हाइड्रोजन जब दिए थे, तो हाइड्रोजन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, उससे ज्यादा तो फास्फोरस है, तो हाइड्रोजन इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं, तो वो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा ही नहीं। तो अगर चार्ज कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा नहीं, तो वो 5 को वैलेंसी आप हाइड्रोजन उसको 5 दे दोगे तो वो आपको pH3 तक ही बना पाएगा। लेकिन ड्यू टू चार्ज कॉन्ट्रैक्शन, सो ड्यू टू चार्ज, अगर आपको कोई पूछेगा कि व्हाई pH5 डजंट एग्जिस्ट, आप उसको सिर्फ इतना बोल सकते हो कि इट डजंट एग्जिस्ट ड्यू टू चार्ज कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी, क्योंकि ये चार्ज कॉन्ट्रैक्शन शो नहीं करता। लेकिन अगर आपको बोलेगा pF5, PCl5, PBr5, ये सब चार्ज कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, इसीलिए दे एग्जिस्ट। लेकिन pH5 एग्जिस्ट नहीं करता। ये भी एक इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट हो गया। देखो केमिकल बॉन्डिंग में आपको ही पढ़ना होता है, अगर आप नहीं पढ़े हो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इनके बारे में। थोड़ा अलग जो केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर मैं बनाऊंगा उसमें अलग से इसको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे भी जानना जरूरी था। तो इतना सारा हमने पढ़ा, हमने एक्साइटेशन थ्योरी पढ़ा, हमने वैलेंसी निकालना पढ़ा, हमने चार्ज कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, और फिर जाके हम कंक्लूजन में क्या पहुंचे कि कार्बन का जो पहला जो पॉइंट आप एक्सप्लेन करते हो
कि कार्बन शोज कोवैलेंसी 4 एंड उसके वजह से वो इतना सारा कंपाउंड फॉर्म कर देता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, कार्बन कोवैलेंसी 4 शो करता है, लेकिन ड्यू टू फ्री एक्साइटेशन वो शो करता है, और उसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से, ड्यू टू दैट फ्री एक्साइटेशन, में यहाँ पे तो आपको वहां पे थोड़ा सा करेक्शन आपको करना है आपके कॉन्सेप्ट में, थोड़ा सा, एक छोटा सा। देखो, एक आपका जो आंसर शीट है ना, उसमें आप एक सेंटेंस लिखते थे, आप सिर्फ इतना लिखते थे ना, दैट कार्बन शोज कोवैलेंसी 4, आप तो इतना तो आप लिख लेते थे, लेकिन मैं इतना टाइम जो ये कर रहा हूं उसमें सिर्फ एक दो लाइन, एक दो सेंटेंस में बस एक दो वर्ड ही बोल दो ना, उतना ऐड करने के लिए इतना सारा समझाया। कार्बन शोज कोवैलेंसी 4 ड्यू टू फ्री एक्साइटेशन, तो ये है आपका करेक्शन। तो पहला पॉइंट में बस इतना ही करेक्शन था, और उसको समझाने के लिए ये वाला, ये है फ्री एक्साइटेशन, ठीक है, कुछ और मत पढ़ना इसको, फ्री एक्साइटेशन, ठीक है। तो यहां तक आपका कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो गया होगा। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कैटिनेशन। ओके, तो यहां से स्टार्ट करता हूं मैं। कैटिनेशन, तो अगर आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज कैटिनेशन, आप बोलोगे कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ एटम, और लार्ज नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। आप बोलोगे कि ऐसा हुआ, मतलब क्या, आप बोलोगे देखो, कार्बन क्या करता है, अपने आप के बीच में इस तरह से वो बॉन्ड्स बनाता है, इस तरह से वो बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन कंपाउंड्स वो बना सकता है, ठीक है। यही है उसका मतलब, मोटा मोटा यही है उसका मीनिंग, कार्बन ऐसा बना सकता है, ठीक है। ये आपने बता दिया कि ड्यू टू कैटेनेशन कार्बन इस तरह के कंपाउंड्स, या फिर इस तरह के कंपाउंड्स लाइक बहुत सारा कार्बन आप जोड़ दो, जितना जोड़ना है जोड़ दो, जिधर जोड़ना है जोड़ दो, इस तरह से वो बना सकता है, जैसे जोड़ना है जोड़ दो, ठीक है। तो मैं आपको एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अभी, कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से मैं पूछ रहा हूँ। अगर आप बोल रहे हो कि कार्बन ये प्रॉपर्टी शो करता है, तो इसीलिए वो इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है, तो मैं पूछ रहा हूँ आपको, व्हाट इज रॉन्ग विद सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, व्हाट इज रॉन्ग विद बोथ ऑफ देम। अगर आप सेमीकंडक्टर पढ़े होंगे तो वहां पे भी आप सिलिकॉन का अगर आप स्ट्रक्चर देखे होगे, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का, वो भी एक दूसरे के साथ इस तरह के बॉन्ड्स बनाते हैं, वो भी चार चार बॉन्ड बनाते हैं। आपको पीरियोडिक टेबल में पता है सेम ग्रुप का होता है ना, सेम ग्रुप का, कार्बन ग्रुप का होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, ऐसे सब होते हैं। सॉरी, क्या बोल गया मैं, क्या हो गया यार। हम्म, बस इन तीनों को ध्यान में रखो, हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, कहा था मैं, हाँ, व्हाट इज रॉन्ग विद सिलिकॉन। और उस तरह से अगर आप जर्मेनियम को भी देखोगे, अगर सिलिकॉन की जगह पे आप इस तरह से जर्मेनियम को भी देखोगे, वो भी एक दूसरे के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, जर्मेनियम भी एक दूसरे के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं जैसे सिलिकॉन बनाता है। सेमीकंडक्टर पढ़ोगे तो आप इसको पढ़ोगे, केमिस्ट्री में अगर आप पढ़ोगे तो आप सॉलिड स्टेट में आप सेमीकंडक्टर आपने पढ़ा होगा, अगर आप फिजिक्स में देखोगे तो मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ते हो। तो ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन मेरा हो गया कि व्हाट इज रॉन्ग विद सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। तो इसको भी चलो एक्सप्लेन करता हूँ। कहाँ गया, यस, तो चलो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट कैटेनेशन पावर। देखो, एनसीईआरटी में पूरा मेंशन किया है, क्या किया है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, मैं उसका पूरा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। देखो, ये जो कैटेनेशन कैटेनेशन आप बोल रहे थे तब से, वो एक्चुअल में कैटेनेशन नहीं होता, वो कैटेनेशन पावर होता है, ठीक है। वो एक प्रॉपर्टी होता है, और हर एक एलिमेंट, हर एक, इवन सिलिकॉन शोज कैटेनेशन पावर,
इवन जर्मेनियम शोज कैटेनेशन पावर, इसीलिए तो वो ऐसा बनाते हैं ना। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि सिर्फ कार्बन कैटेनेशन पावर शो करता है, नो, ओनली कार्बन डजंट शो कैटेनेशन पावर, लॉट ऑफ अदर एलिमेंट शो कैटेनेशन पावर, बट कार्बन उनमें से कैसे डिफरेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो कार्बन कुछ बेसिक, मतलब कैटेनेशन जो पावर होता है ना, वो कुछ बेसिक जो तुम्हारे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये कंबाइंड इफेक्ट है, ठीक है, ये कंबाइंड इफेक्ट जो बेसिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होते हैं जो आप पढ़ते हो, उसका एक कंबाइंड इफेक्ट होता है कैटेनेशन पावर। तो पहला जो इफेक्ट होता है वो होता है वैलेंसी। अब वैलेंसी के साथ कैसे वो डिपेंड करेगा देखो, अगर आप कार्बन का देखोगे तो वो 4 बॉन्ड बना सकता है, तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो बना पाएगा। देखो कैटेनेशन पावर है बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, दिस इज द टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड, दिस इज कैटेनेशन पावर। तो जितना ज्यादा वैलेंसी उतना ज्यादा टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आप समझ गए। फिर अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात करूंगा, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूंगा तो इसके साथ कैसे होगा तो इसके साथ कैसे होगा, देखो सपोज एक एलिमेंट हो गया, दो, मतलब सपोज ये कार्बन हो गया, उसके साथ कोई बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में ले आया, या फिर कोई दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तुम सोचो फ्लोरीन फ्लोरीन, या फिर कार्बन और फ्लोरीन को ही ले लो। तुम अगर उसको देखोगे, जब वो बॉन्ड बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, लेकिन फ्लोरीन जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो क्या करेगा, ये जो बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो फ्लोरीन अपने तरफ खींच लेगा, फ्लोरीन अपने तरफ खींचेगा। तो उस बॉन्ड में कार्बन का, मतलब एक एटम का शेयर उस बॉन्ड में कम होगा और एक एटम का शेयर उस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में ज्यादा हो जाएगा। तो ये एक म्यूचुअल शेयरिंग कैसे हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑल अबाउट म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे हुआ, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था वो तो उसको खींच लिया ना, जो बेचारा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था उसका तो शेयर ही नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा, कैटेनेशन पावर मतलब बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है वो कम होगा। तो ये जो होगा प्रोपोर्शनलिटी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, रिलेशन। फिर हो गया एटॉमिक साइज। देखो अब एटॉमिक साइज के साथ कैसे डिपेंड करेगा, देखो जितना ज्यादा एटम बड़ा होगा, उसका जो लास्ट जो ऑर्बिटल, जो लास्ट जो सेल होगा, लास्ट जो ऑर्बिटल होगा, उस पे उसका न्यूक्लियस का इफेक्ट कम रहेगा। उसका जो लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने बड़े एटम का होता है उस पे इफेक्ट कम होता है। तो अगर इफेक्ट कम होगा तो जब बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड क्या होता है, अट्रैक्शन ही होता है ना। तो जितना बड़ा एटम होता है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना कम होगा, लेकिन मतलब उस बॉन्ड के ऊपर, मतलब ये वाला जो इस एटम का जो न्यूक्लियस से इस एटम के न्यूक्लियस, दो एटम हो गया, इसका न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच जितना ज्यादा गैप होगा, जितना ज्यादा गैप होगा, इन दोनों एटम का जो शेयर पेयर ऑफ बॉन्ड क्रिएट हुआ उस पे इफेक्ट कम रहेगा, उस पे अट्रैक्शन कम रहेगा, स्ट्रॉन्ग होल्ड उनका कम होगा। जो आप जानते हो कि 2p2p ओवरलैपिंग या 2s2s ओवरलैपिंग में स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जब आप 3s में चले गए या फिर 3d, मतलब 2s2s का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज वो s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत पास होता है। लेकिन जब आप 2p2p का देखोगे, p s से दूर होता है, s के कंपैरिजन में न्यूक्लियस से p दूर होता है, तो उसका जो ओवरलैपिंग होता है वो कंपैरेटिवली वीक होता है। तो इसीलिए एटॉमिक साइज का जो रिलेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फिर और एक हो गया बॉन्ड एनर्जी। देखो बॉन्ड एनर्जी क्या हो गया, बॉन्ड एनर्जी एक रिलीज्ड एनर्जी है। जितना एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन में रिलीज होता है उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। हमेशा याद रखो, ऑलरेडी मैंने बता चुका है कि एक जो एटम या कुछ भी केमिस्ट्री में जो भी होता है ना, वो चाहता है कि अपना एनर्जी कम कर दे, रिलीज कर दे, जितना ज्यादा एनर्जी वो रिलीज कर देगा और वो कम करके अपना स्टेबल होकर रहेगा, उतना ज्यादा उसका प्रिफरेबल होगा वो कंडीशन। तो बॉन्ड एनर्जी जितना ज्यादा रिलीज होगा, बॉन्ड एनर्जी जितना ज्यादा रिलीज होगा, बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ज्यादा स्टेबल होगा, उसमें स्टेबिलिटी गेन होगा। तो बॉन्ड एनर्जी के साथ कैटेनेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और बॉन्ड एनर्जी के साथ बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों, क्योंकि जितना लंबा बॉन्ड होगा, सिमिलर जितना बड़ा बॉन्ड होगा, बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा, जो न्यूक्लियस होते हैं उसका इफेक्ट कम होता है, तो इसलिए बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, तभी बेटर ओवरलैपिंग हुआ होगा, ठीक है।
तो कैटेनेशन पावर इन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, कंबाइंड प्रॉपर्टी पे। तो चलो दो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आपको पता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये हो गया हमारे सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये हो गया कार्बन फैमिली का एलिमेंट। आपको पता है जब हम लोग अलोंग द पीरियड जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है और हमने एक नंबर भी असाइन किया है। फ्लोरीन को हमने 4 असाइन किया है, ऑक्सीजन को 3.5, इसको 3, कार्बन को 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने असाइन किया है। और अगर आप जब डाउन द ग्रुप आओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, ये भी आप जानते हो, बिकॉज नंबर ऑफ सेल ऐड होता जाएगा तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। ठीक है, ये आप जानते हो। तो ये हो गया कार्बन फैमिली, सॉरी ये हो गया कार्बन फैमिली अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे, और ये हो गया सेकेंड पीरियड। ठीक है, तो मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ट्राई करना। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और सेकेंड क्वेश्चन हो गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन। इन दोनों का आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन पावर आप बनाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन पावर आप बनाओ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको मेंशन भी कर दिया है। देखो यहाँ पे देखो, हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है। तो पहला क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है, तो कैटेनेशन पावर क्या होगा, कैटेनेशन पावर विल डिक्रीज। तो कैटेनेशन पावर विल डिक्रीज बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ कैटेनेशन पावर का क्या रिलेशन हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है तो कैटेनेशन पावर डिक्रीज होगा डेफिनेटली। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या होगा, फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन और सबसे ज्यादा कार्बन का, ये हो गया कैटेनेशन पावर का ऑर्डर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन को मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन। ठीक है, क्या हो रहा है एटॉमिक साइज, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, बिकॉज नंबर ऑफ सेल ऐड होते जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो कैटेनेशन पावर क्या होगा, कैटेनेशन पावर और एटॉमिक साइज का रिलेशन मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये भी डिक्रीज करेगा। तो अगर डिक्रीज करेगा तो सेकेंड रिलेशन क्या आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका जो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा पहले होगा टिन, फिर होगा जर्मेनियम, फिर होगा सिलिकॉन, फिर होगा कार्बन। तो आप यहाँ पे देखो along the period and in the and down the group, अपने पीरियड में और अपने ग्रुप में, अपने पीरियड में सबसे और अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा कैटेनेशन पावर कौन शो कर रहा है, कार्बन, दोनों केसेस में। तो जितने भी देखो सेकेंड पीरियड में जितने भी हो गए उनमें से सबसे ज्यादा कार्बन का हो गया, सबसे ज्यादा कार्बन का हुआ। और जितने भी ग्रुप होंगे उसका सबसे पहला जो एलिमेंट होगा, उसका तो सबसे पहला एलिमेंट होगा जो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होगा, उसी का मैक्सिमम कैटेनेशन पावर होगा। और उनके बीच में अगर कार्बन का मैक्सिमम हो रहा है तो कार्बन, यहाँ पे मैं बोलना क्या चाहता हूं, यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूं कि कार्बन शोज मैक्सिमम कैटेनेशन पावर। नेक्स्ट कैनवस में मैं आपको ये अच्छे से लिख देता हूं, जो आप बोलते हो ना, यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या था, कार्बन शोज कैटेनेशन पावर। यहाँ पे बस एक चीज आपको ऐड करना है, वो है मैक्सिमम। और इस एक ही वर्ड को ऐड करने के लिए मैं इतना सारा बकबक मैंने किया। ठीक है, तो यही करेक्शन आपको करना था कि मैक्सिमम। देखो कार्बन मैक्सिमम कैटेनेशन पावर शो करता है, जैसे देखो फ्लोरीन जैसे हो गया हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, उसी तरह से कार्बन जो हो गया वो मैक्सिमम कैटेनेशन पावर शो करता है। ये एक कंबाइंड इफेक्ट है, कैटेनेशन पावर इज अ कंबाइंड इफेक्ट। और जब हमने उसको देखा
पीरियड में और ग्रुप में, तब जाके हमें पता चला कि कार्बन शोज द मैक्सिमम कैटेनेशन पावर। कार्बन कार्बन ऐसे नहीं मत बोलना कि कार्बन शोज द कैटेनेशन पावर, अरे भाई सिलिकॉन भी करता है, जर्मेनियम भी करता है, बाकी चीज भी करते हैं। कार्बन में क्या ऐसा स्पेशलिटी हो गया? कार्बन में यही स्पेशल हो गया कि कार्बन शोज द मैक्सिमम कैटेनेशन पावर। बस इतना ही समझाना था। और एक छोटा सा चीज मैं समझा दूंगा। देखो सिलिकॉन भी तो शो करता है, सिलिकॉन भी मतलब बहुत ज्यादा कैटेनेशन पावर शो कर देता है, लेकिन सिलिकॉन में क्या होता है ना, 8-10 मतलब एटम, सिलिकॉन एटम्स के बाद उसके जो मतलब क्या होता है, वो टूट जाते हैं। वो इतना कोई स्ट्रॉन्ग, जब 8-10 सिलिकॉन एटम को लेके जब आप बना दोगे ना एक लॉन्ग चेन, तो वो बेटा टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? देखो सिर्फ बॉन्ड बना लेने से तुम महान बन जाओगे कार्बन की तरह, ऐसी बात नहीं है। तुम जो बॉन्ड बना रहे हो वो स्टेबल भी होना चाहिए, वो स्ट्रांग भी होना चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए। अगर वो टूट गए तो वो बॉन्ड है ही किस काम के? जो बॉन्ड टूट गए वो बॉन्ड किस काम के? सिंपल सा बात यही है ना, जो बॉन्ड टूट गया वो बॉन्ड किस काम का? तो क्या हुआ, कार्बन का जो बॉन्ड हुआ ना वो टूटता नहीं है, लेकिन सिलिकॉन का बॉन्ड टूटता है। ऐसा क्यों? ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये आप जनरली थोड़ा सा सोचे नहीं होंगे, मतलब आप जानते हो लेकिन आप यहाँ पे सोचे नहीं होंगे। देखो कार्बन का क्या हो गया, 2s2 2p2, ठीक है, कार्बन का हो गया 2s2 2p2। दूसरे वाले कार्बन का क्या हो गया, 2s2 2p2। अगर आप दो कार्बन एटम को अगर आप ओवरलैप करवाओगे तो ये इसका p ऑर्बिटल और इसका भी p ऑर्बिटल, इसका 2p और 2p, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हुआ। 2p 2p के बीच ओवरलैपिंग हुआ इन केस ऑफ कार्बन। ओके, कार्बन में 2p 2p में ओवरलैपिंग हुआ, लेकिन जब आप सिलिकॉन में जाओगे ना तो वहां पे तो उसका हो गया 3p2 3p2। तो वहां का जो ओवरलैपिंग दो सिलिकॉन एटम के बीच जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ पे वो 3p ओवरलैपिंग शो करेंगे। ये आप सब कार्बन, आप जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हो ये आप जानते हो। इस ओवरलैपिंग के बारे में मैं इतना तो मानता हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया है, बिकॉज इसको फिर समझाने में तो वीडियो 2 घंटे हो जाएंगे। तो कार्बन के केस में क्या हुआ, नया कैनवस लेना पड़ेगा। हाँ, तो कार्बन के केस में क्या हुआ, द ओवरलैपिंग इज 2p 2p। और सिलिकॉन के केस में क्या हुआ, ओवरलैपिंग इज, जब आप कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहे हो और यहाँ पे ऐसे सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड बना रहे हो, तो ये हो गया 3p 3p ओवरलैपिंग। और आपको पता है 2p 2p ओवरलैपिंग इज बेटर, 2p 2p is better than or stronger than 3p 3p। ओके, बेटर और स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग मतलब, ओवरलैपिंग का मतलब तो है ना बॉन्ड। तो 2p 2p ओवरलैप से जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, 3p 3p ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो वीक बनता है। इसका एक नॉर्मल एग्जांपल आप जानते हो, लाइक अगर तुम देखो जो हमारा शिप होता है ना, जो हम समंदर में जो जहाज होते हैं, जब वो कहीं रुकते हैं और अपना जो लंगर डालते हैं, तो बहुत बड़ा वो लंगर होता है और बहुत बड़ा बड़ा चेन उसका होता है। तो वो जो चेन को देखना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हाई कार्बन स्टील से बना होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाई कार्बन स्टील से बना होता है। वैसे देखा जाए तो एल्यूमिनियम भी एक मेटल है, तो एल्यूमिनियम से क्यों नहीं बना लेते उस चेन को? हम ऐसे बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाई कार्बन स्टील मटेरियल क्यों यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं बिकॉज अगर तुम उस चेन को जब नीचे डाल दोगे ना, तो उस चेन के खुद के अपने वजन से वो चेन टूट जाएगा अगर तुम एल्यूमिनियम से बना दोगे। लेकिन अगर तुम हाई कार्बन स्टील से बनाओगे, बहुत स्ट्रॉन्ग चेन बनाओगे, तो वो नहीं टूटेगा, तो वो नहीं टूटेगा। तो यही है उसका लॉजिक। इसी तरह का एक एनालॉजी तुम समझो कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो 2p 2p ओवरलैपिंग से होता है, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसीलिए बॉन्ड बना लेने से जो तुम बहुत ज्यादा बना लोगे ऐसा नहीं है। इतने सारे बॉन्ड बनाने के लिए तुम्हारा जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग भी तो होना चाहिए ना, वरना खुद के ही लोड में वो टूट जाएगा। वही होता है सिलिकॉन के साथ, जब वो ज्यादा बॉन्ड बना लेता है तो उसका जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाता है, वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाता। ठीक है, तो हमने ओवरऑल जो आज देखा वो ये था कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखो आज इतना ही मैं एक्सप्लेन करूंगा, बस आपको एक समरी बता देता हूँ। हमने जो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन हमने देखा, तो आपको ऑलरेडी दो चीज पता थी
कोवैलेंसी फोर्स एंड कैटेनेशन पावर। बट मैंने आपको करेक्शन करवाया, जो कोवैलेंसी फोर्स होता है वो क्यों होता है, ड्यू टू फ्री एक्साइटेशन। और वहां पे मैंने एक्साइटेशन थ्योरी आपको एक्सप्लेन किया, फ्री एक्साइटेशन और फोर्स एक्साइटेशन कैसे होता है। कार्बन में फ्री एक्साइटेशन होता है, फास्फोरस का एग्जांपल लेके मैंने आपको फोर्स्ड एक्साइटेशन मैंने आपको समझाया। फिर PF5 का एग्जांपल लेके मैंने आपको चार्ज कॉन्ट्रैक्शन भी साथ ही साथ मैंने समझा दिया। क्यों PH5 नहीं बनता, लेकिन क्यों PF5 PCl5 ये सब बन सकता है, वो चार्ज कॉन्ट्रैक्शन से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। फिर हम आए कैटेनेशन पावर पे, वहां पे मैंने बताया कि कैटेनेशन पावर कैसे एक कंबाइंड प्रॉपर्टी है, उसको हमने देखा। और उसमें हमने देखा कि कार्बन अपने पीरियड में सबसे ज्यादा मैक्सिमम शो कर रहा है, अपने ग्रुप में शो कर रहा है। और उसको कंपेयर करके हमने ये भी कंक्लूजन निकाला कि कार्बन शोज द मैक्सिमम कैटेनेशन पावर। ओके, कार्बन शोज द मैक्सिमम कैटेनेशन पावर। देन हमने और एक चीज देखा कि ये जो ओवरलैपिंग के वजह से, लाइक कार्बन के बीच जो ओवरलैपिंग होता है वो 2p2p ओवरलैपिंग होता है, जो कि थोड़ा बेटर और स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग होता है। लेकिन जो सिलिकॉन का होता है ना, वो 3p3p ओवरलैपिंग होता है, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो टूट जाता है, अपने ही वजन से टूट जाएगा, जिसका मैंने एग्जांपल दिया आपको, जो हमारे जहाज का मैंने एग्जांपल दिया। तो आज का जो क्लास था इतना ही है, और ज्यादा क्या ही बताऊं, वैसे भी बहुत बड़ा लेक्चर तो हो गया है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा सा आपको मजा आया होगा कि कुछ नया चीज सीखने को मिला। जो आप पहले से पढ़े थे उससे थोड़ा सा कुछ नया चीज, बिकॉज देखो ये दो टॉपिक को कोरिलेट करने की बात थी, ठीक है। जीओसी स्टार्ट करते हो लेकिन केमिकल बॉन्डिंग बच्चे तब तक भूल चुके होते हैं, तो मैंने ट्राई किया कि उन दोनों को थोड़ा सा कोरिलेट करवाऊं। एक्चुअल जो चीज है, एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है, मैं उनको समझाऊं कि कोवैलेंसी फोर्स शो करता है लेकिन ड्यू टू फ्री एक्साइटेशन, वरना उससे भी ज्यादा बैलेंस शो करने वाले प्रेजेंट है। और कैटेनेशन पावर दूसरे भी शो करते हैं, लेकिन कार्बन क्यों मैक्सिमम शो करता है वो भी मैंने प्रूफ किया। तो इतना था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, जो भी आपको लगता है अगर कि हाँ अच्छा है, तो प्लीज शेयर इट एंड लाइक इट ऑल्सो। सो थैंक यू।